नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट हिंदी रियल हॉरर स्टोरीज। मैं हूं सचिन ठाकुर और आज आप सुन रहे हैं चुप्पी की मिट्टी, अधूरी आग। रुदिया की ढाणी कहानी शुरू होती है बीगड़ के एक पुराने गांव रुदिया की ढाणी से, जहां गर्मियों में दिन तो तपता था लेकिन रातें चुप हो जाया करती थीं। ऐसी चुप्पी जिसमें पत्ते नहीं हिलते थे, कुत्ते नहीं भौंकते थे और लोग बिना वजह बाहर नहीं निकलते थे। गांव में एक बुजुर्ग थे, दयाराम सेना से रिटायर हो चुके थे। 30 साल तक देश की सीमाओं पर रहे, लेकिन जब गांव लौटे तो एक डर उनकी आंखों में बस गया। दयाराम अक्सर कहते, इस रेत में कुछ है जो हर रात जागता है, जो सोने नहीं देता, जिसे हर कोई देखता तो है लेकिन कोई मानता नहीं। लोग हंसते थे, कहते बुढ़ापे का वहम है, लेकिन दयाराम जानता था कि बीगड़ की रेत सिर्फ रेत नहीं है, ये किसी अधूरी आत्मा की राख है जो हर रात उड़ती है। गांव में एक और आदमी था, नाम था गिरीश, जयपुर से आया था, पत्रकार था, गांव की लोक कथाओं पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। वो दयाराम से मिलने आया। दयाराम बोले, अगर यहाँ की असली कहानी जाननी है तो रात 12 बजे लाल टीला पर जाना, जहां मिट्टी खुद बोलती है और रेत खुद चलती है। गिरीश को मजाक लगा, कैमरा लेकर निकल पड़ा। रात को 12 बजे उसके साथ था एक कैमरामैन और एक लोक गायिका रेखा, जो गांव की लोक गाथाएं गा सकती थी। जैसे ही वो लोग लाल टीला पहुंचे, अचानक हवा तेज चलने लगी, कैमरे की बैटरी एकदम से डाउन हो गई, रेखा कुछ गाने लगी। तभी रेत में से किसी के रोने की आवाज आई। गिरीश बोला, कहीं कोई औरत तो नहीं? लेकिन रेखा कांप गई। उसने धीरे से कहा, यह आवाज इंसान की नहीं है, ये कोई है जो गा रही है, लेकिन बोल वही है जो मैंने अपने बचपन में सुने थे, जब मेरी मां रेत में दब गई थी। गिरीश चौंका। रेखा ने आगे कहा, मेरी मां की चिता अधूरी थी, बारिश आ गई थी, जल नहीं पाई, और वो कहती थी, मैं लौटूंगी, अपने गीत अधूरे नहीं छोड़ूंगी। अचानक एक परछाई रेत में से उठी। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें जल रही थीं और मुंह से राख गिर रही थी। रेखा बेहोश हो गई। गिरीश दौड़ा, लेकिन पैरों के नीचे की रेत खिसक रही थी, जैसे किसी ने उसे खींचना शुरू कर दिया हो। तभी दयाराम वहां पहुंचे, हाथ में तांबे की पुरानी थाली, जिसे बजाते हुए बोले, जा लौट जा, तेरी चिता अब मैं जलाऊंगा। परछाई रुक गई, लेकिन वहां की रेत काली हो गई। सिर्फ एक जगह से धुआं निकल रहा था और उसकी गंध से रेखा की आंखें खुली। उसने देखा, वो वही जगह थी जहां उसकी मां की चिता अधूरी रही थी। दयाराम बोले, हर साल पूर्णिमा की रात ये आत्मा लौटती है अपनी अधूरी विदाई पूरी करने, लेकिन कोई उसे रोके तो वो गांव को खींच ले जाती है। गिरीश कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, तो क्या इस गांव के लोग हर साल गायब होते हैं? दयाराम बोले, नहीं, लेकिन गांव हर साल थोड़ा और नीचे धंसता है। रेत हर बार किसी को ले जाती है, बिना शोर के, बिना नाम के। रेखा की मां की अधूरी चिता की राख लाल टीला से उठी और रेखा बेहोश हो गई थी। दयाराम ने तांबे की थाली बजाकर उस आत्मा को रोका, लेकिन गांव की रेत अब और काली हो चुकी थी। अगली सुबह गांव में हलचल थी। रेखा अब भी बेहोश थी। गिरीश ने उसे दयाराम के घर लाकर लिटाया, लेकिन उसके होंठ बुदबुदा रहे थे, जैसे कोई गीत गा रही हो, लेकिन वो गीत उसकी आवाज में नहीं, उसकी मां की आवाज में था। गिरीश ने कैमरा उठाया, लेकिन पिछली रात की सारी रिकॉर्डिंग गायब थी। SD कार्ड जल चुका था, केवल एक फ्रेम बचा था जिसमें धुंधली परछाई थी और 2 लाल आंखें। गांव के मंदिर का पुजारी आया। उसने कहा, रेखा अब सिर्फ लड़की नहीं रही, वो एक माध्यम बन चुकी है, उस आत्मा का जिसकी विदाई अधूरी रही। दयाराम बोले, अगर उसे बचाना है तो आज रात फिर से उस टीले पर जाना होगा और रेखा को उसकी मां की चिता वहीं जलानी होगी, वरना वो आत्मा अब पूरे गांव को अपनी राख में बदल देगी। गिरीश ने कहा, लेकिन चिता तो बहुत पहले अधूरी रह चुकी है, अब क्या किया जा सकता है? पुजारी ने कहा, अगर मां की अस्थियां दोबारा वहां की रेत में दबा दी जाएं और उसके गीत की अंतिम पंक्ति रेखा के गले से पूरी निकल जाए तो आत्मा मुक्त हो सकती है। रात को सब तैयारी करने लगे। रेखा को टीले तक लाना था,
लेकिन रेखा अब अपने आप चल रही थी, बिल्कुल उसी रास्ते पर जहां उसकी मां मरी थी। टीले पर पहुंचते ही हवा एकदम थम गई, जैसे वक्त रुक गया हो। रेखा ने आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखें अब रेखा की नहीं, उसकी मां की थी। रेखा गाने लगी, रेत बोले, राख चले, अधूरी मैं, पूरी जले। जैसे ही अंतिम पंक्ति आई, रेत के नीचे से लपटें उठीं और एक चिता अपने आप जल उठी। रेखा की मां की परछाई उस आग में समा गई और हवा में एक सुकून सा भर गया। लेकिन तभी रेत एक बार फिर कांपी। गिरीश ने कहा, क्या ये खत्म हुआ? दयाराम बोले, नहीं, अभी नहीं, ये केवल एक आत्मा थी। बीगड़ की रेत में कितनी और राखें दबी हैं, कोई नहीं जानता। अचानक रेखा ने गिरीश की ओर देखा और कहा, अब तेरी बारी है। तेरे पीछे जो खड़ा है उसकी चिता तो तूने कभी जलाई ही नहीं। गिरीश एकदम सुन्न हो गया। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, एक काला साया उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा था। रेखा की आंखों में अब दो परछाइयां थीं, एक उसकी मां की, दूसरी अनजानी। दयाराम ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन रेखा जोर से चिल्लाई, अब ये केवल मेरी कहानी नहीं रही। गिरीश भागा टीले से नीचे पगडंडी की तरफ, वो जगह जहां उसका बचपन गुजरा था, जहां उसके पिता ने आत्महत्या की थी। गिरीश बोला, मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने खुद अपनी जान ली थी। रेखा की मां की आत्मा की आवाज आई, लेकिन क्या तूने उनकी चिता जलाई थी? गिरीश रो पड़ा, नहीं, मैं डर गया था, मैं बस गांव छोड़कर भाग गया था। रेत फिर से गर्म हो गई, अब रेत नहीं, जैसे राख उबल रही हो। दयाराम बोले, रेखा अब केवल माध्यम नहीं, अब वो इस रेत का हिस्सा बन चुकी है। गिरीश को अब एक ही रास्ता दिख रहा था, उसे अपने पिता की अधूरी चिता को दोबारा आग देनी थी, उस मिट्टी पर जहां उसने अंतिम बार उन्हें देखा था। गिरीश ने खुदाई शुरू की, उसने रेत में वो हड्डियां तलाशी जो 18 साल पहले वही दब गई थी, और वो उन्हें लेकर उसी जगह गया जहां अब तक गांव वाले जाने से भी डरते थे। उसने चिता सजाई और रेखा उसकी मां की तस्वीर लेकर बैठी रही। गिरीश ने आग लगाई, लेकिन जैसे ही उसने लकड़ियों को जलाया, एक छाया पीछे से आकर उसके ऊपर चढ़ गई। गिरीश तड़पने लगा, रेखा चुप बैठी रही। दयाराम मंत्र पढ़ते रहे और गांव के लोग दूर से सिर्फ देखते रहे। चिता पूरी जली, गिरीश की चीख रुक गई और अगले पल रेत फिर से ठंडी हो गई। रेखा ने आंखें खोली, अब उसकी आंखें फिर से वैसी थीं जैसे पहले। गिरीश वहीं पड़ा था, जिंदा लेकिन बेहोश। रेखा ने बस इतना कहा, एक चिता पूरी हुई है, लेकिन अब ये रेत मुझे बुला रही है। दयाराम बोले, अब रेखा को यहां नहीं रहना चाहिए, उसे गांव से बाहर भेजो। लेकिन गांव की सीमा से निकलते ही रेखा बेहोश हो गई और जमीन हिलने लगी। अब रेत खुद बोल रही थी। रेखा बेहोश पड़ी थी गांव के बाहर। गिरीश अब होश में आ चुका था, लेकिन बोलने से डर रहा था। दयाराम ने गांव वालों से कहा, अब जो कुछ होगा उसका सामना पूरी ढाणी को करना पड़ेगा। अगली रात रुदिया की ढाणी के हर घर में एक सी बात हुई, रेत चल रही थी, हाँ, जैसे जमीन नीचे से हिल रही हो। रेखा अब होश में थी, लेकिन उसकी आंखें बदल चुकी थी। वो सीधे टीले की ओर चलने लगी बिना कुछ बोले। गांव के बच्चे चीखने लगे, बूढ़े दरवाजे बंद करने लगे, लेकिन इस बार दरवाजे भी खुद खुलने लगे। गांव की चार दीवारें खिसकने लगीं, मानो रेत ही गांव को निगलने वाली हो। दयाराम बोले, ये रेत अब सिर्फ आत्माओं की नहीं रही, ये मिट्टी अब चुप नहीं है, अब ये जिंदा है। गिरीश भागता हुआ टीले की तरफ गया। जहां रेखा खड़ी थी, उसके सामने रेखा की मां की आत्मा थी, लेकिन इस बार उसकी शक्ल नहीं थी, सिर्फ मिट्टी का धुंधला चेहरा। रेखा बोली, मैंने सब देखा है, इस ढाणी ने कितनों को जिंदा दफना दिया। अब गांव की पुरानी कहानियां सामने आने लगीं। 40 साल पहले यहां 6 औरतों को डायन कहकर जिंदा जलाया गया था। 20 साल पहले एक बूढ़ा फकीर जिसने सच बताया था, उसे पत्थर मारकर मार डाला गया था। रेत से अब चेहरों की आवाजें आने लगीं, हमें बाहर निकालो, हमें इंसाफ दो, हमें चुप क्यों किया गया। गांव वालों ने मंदिर की घंटियां बजाईं, लेकिन घंटियों की आवाज घुट रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़ रहा हो। रेखा अब बोल रही थी, लेकिन उसकी आवाज में कई आत्माएं थीं। अब ये रेत सबको अपने अंदर बुलाएगी, हर वो इंसान
जिसने आंखें बंद रखी। गिरीश घुटनों के बल गिर गया। मैंने जो देखा वो कभी बताया नहीं। रेखा बोली, अब बता दे सबके सामने। गिरीश चिल्लाया, मेरे बाबा को तुम लोगों ने नहीं मारा, मैंने मारा था, क्योंकि उन्होंने वो देखा था जो गांव नहीं देखना चाहता था। गांव वाले अब कांप रहे थे। टीला अब दरारों से फटने लगा। अंदर से धुआं नहीं, जिंदा चेहरों की चीखें निकलने लगी। रेखा ने टीले की मिट्टी उठाई, अपने चेहरे पर लगाई और कहा, अब चुप्पी खत्म। अगले पल टीले से लाल रोशनी निकली और गांव के आधे घर रेत में समा गए। गिरीश की आंखें जलने लगी। रेखा अब हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। दयाराम ने आखिरी बार कहा, अब ये ढाणी ढाणी नहीं रही, ये मिट्टी अब चुप नहीं रहेगी। ये अब हर उस गांव तक पहुंचेगी जहां चुप्पी ने इंसाफ को दबा दिया। उस रात रुदिया की ढाणी नक्शे से मिट गई। आज भी बिगड़ इलाके में जो टीला पड़ा है वहां कोई जाता नहीं, क्योंकि वहां की मिट्टी अब चुप नहीं है, वो जिंदा है, वो बुलाती है। आप देख रहे थे हॉरर पॉडकास्ट हिंदी रियल हॉरर स्टोरीज। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। ये दोनों बिल्कुल मुफ्त है, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन आपके एक लाइक से हमें हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।